हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक बार फिर से हम अपना बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन में भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे हमें फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है। फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है, एक ये मेजर पार्ट हमारा सेरिब्रम कवर करता है, और एक ये डायनसेफेलॉन होता है। ठीक है, डायनसेफेलॉन के भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। एक के बीच में थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। एपी माने अबव, हाइपो माने बिलो। ठीक है, और ये एपीथैलेमस के ऊपर हमारा ये एक पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास में हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, ड्यू टू इट्स फंक्शन इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, है ना। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स के थ्रू दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड लाइन, इट इज प्रेजेंट एट द बेस, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस के बेस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, एंड इज हेल्ड विथ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये जो स्ट्रक्चर जिससे ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है उसे हम स्टॉक कहते हैं, जिसका नाम इन्फंडिबुलम है। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडिबुलम। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ स्टॉक दिया हुआ है, इसलिए मैंने स्टॉक को ज्यादा हाईलाइट किया है, इन्फंडिबुलम नहीं दिया है, बट वो जो स्टॉक होती है उसका नाम इन्फंडिबुलम होता है। ठीक है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेल अकोमोडेटेड एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी डिप्रेशन called sella turcica, which is formed by invagination of basal sphenoid bone of cranium। ठीक है, तो यहां देखें, हमारी एक बेसिस स्फेनॉइड बोन होती है जो कि यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन सा फॉर्म कर लेती है, उसके अंदर ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो सेला टर्सिका है ये एक डिप्रेशन होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम सेला टर्सिका होता है, और वो सेला टर्सिका बेसिस स्फेनॉइड बोन की इन्वेजिनेशन के कारण फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे यहां ये ह्यूमन स्कल देखते हैं, ये हमारा ह्यूमन स्कल है। ठीक है, ये स्कल कैप होती है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये हमारे स्कल का इंटीरियर वाला पोर्शन होता है। ये जो बोन दिख रही है ये हमारी स्फेनॉइड बोन होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऐसे साइड से देखें तो इस तरह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पे फिर एक बेसिक सी बात लिखी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्लाइटली लार्जर इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल्स। फीमेल में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, वेयर एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट फर्दर इंक्रीज इन साइज टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड हमारा जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस हमारा दो पार्ट से मिलकर बनता है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जो कि 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड टीएसएच। एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच मतलब एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जीएच माने ग्रोथ हार्मोन,
एंड TSH माने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंड पार्स इंटरमीडिया MSH बनाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है, मतलब ये एडिनोहाइपोफाइसिस का एक वेस्टिजियल पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। तो मतलब इसका जो MSH बन रहा है इसमें, ये भी हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं रहेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जो हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि फिशेस हो गई, बर्ड्स हो गई, उनमें ये मेलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी ह्यूमन बॉडी में एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने में एंड मेलेनिन पिगमेंट बनाने में, जो कि स्किन के डार्क कलरेशन या लाइट कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और देन हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस आ जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हो और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हो, जो कि दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम बनाया मैंने, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ही हमारा ये स्टॉक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होता है। ये जो मैंने रेड से बनाया है ये हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्स डिस्टेलिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये जो बॉक्सेस से बना है ये हमारा पार्स इंटरमीडिया है, जो कि एक वेस्टिजियल पार्ट होता है, जो कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर्म करता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है कि पार्स इंटरमीडिया क्या कौन सा हार्मोन फॉर्म करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंड ये है ब्लू से, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस बना हुआ है यहाँ पे, जिसको हम पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं जैसे हम। चलिए तो अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक थोड़ी बेसिक चीज जान लीजिए, हमारा जो हार्ट है, हार्ट से ऑर्गन तक जो वेसल ब्लड ले जाती है उसे हम आर्टरी कहते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गन से हार्ट तक जो वेसल ब्लड लेके जाएगी उसे हम वेन कहेंगे, ठीक है। जो आर्टरी ऑर्गन तक आएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, मतलब इसमें O2 आएगी, एंड ऑर्गन से जो वेन हार्ट की तरफ जाएगी वो CO2 लेके जाएगी वापस, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में यहीं पे एक ऑर्गन और आ जाता है, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, और यहां पे जो दो ऑर्गन के बीच में जो वेन रहेगी उसे हम पोर्टल वेन कहेंगे, ठीक है। इस ऑर्गन से इस ऑर्गन में ब्लड आएगा, देन यहां से वो फिर से हार्ट की तरफ चले आएगा। तो वही जो पोर्टल सर्कुलेशन है वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। हमारी बॉडी में दो जगह पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, एक तो अपना हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, और एक हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर, ठीक है। हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और सेकंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, ठीक है। ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं जनरली क्या होता है। हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ अपन एंटीरियर पिट्यूटरी की ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन भी सिर्फ हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही रहेगा, पोस्टीरियर में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखा है, हमारा हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जैसे जनरली देखें
जैसे मान लो मेरी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, तो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो सीधे मेरे हाइपोथैलेमस को जाके स्टिमुलेट करेगा। फिर हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके के रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, है ना। तो वहां से वो मेरी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, है ना। तो मेरा हाइपोथैलेमस यहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इस कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे बैठ के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ जाएंगे। देन एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ना। तो उन सेल्स के नाम हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन उस सेल को स्टिमुलेट करेगा, देन वो जो सेल होगी वो मेरी बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, देन वो वापस इस कैपिलरी में आ जाएगा, देन यही ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाएगा मेरे थायराइड ग्लैंड में। देन थायराइड ग्लैंड में पहुंचने के बाद वो मेरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण फिर मेरे T3 एंड T4 हार्मोन्स फिर से बनने लगेंगे। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में बन रहे हैं मेरे T3 T4 हार्मोन्स, तो क्या होगा, तो फिर से अपना स्टिमुलस जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। देन हाइपोथैलेमस वहां से निकालेगा इनहिबिटिंग हार्मोन, देन वही इनहिबिटिंग हार्मोन फिर से यहाँ पे बैठ के यहाँ आएंगे, देन वो यहाँ से थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। तो थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन वहां जाके फिर वो जो T3 एंड T4 का जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा, ठीक है। तो जनरल यही होता है। तो जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो 6 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण T3 एंड T4 हार्मोन्स बनेंगे, जो कि हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। एंड प्रोलैक्टिन हमारे ब्रेस्ट को स्टिमुलेट के सेल्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। आप ऐसे याद रख सकते हैं, P से प्रोड्यूस, ठीक है, P से प्रोड्यूस, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिलीज करने के लिए काम आता है। मिल्क प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन मिल्क रिलीज का काम ऑक्सीटोसिन का होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे, उसको छोड़िए। प्रोलैक्टिन हो गया। देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना। अब नाम से देखे, एड्रीनो मतलब एड्रीनल, है ना। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, है ना। एड्रीनो माने एड्रीनल, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ट्रॉफिक मतलब स्टिमुलेटिंग, है ना। एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है वो ACTH होता है, ठीक है। वो आके अपना एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और यहाँ से फिर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कराता है। वो क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमारे LH एंड FSH आ जाते हैं। जो LH है वो हमारे टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। एंड FSH जैसा कि नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब हमारी ओवरीज में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए हमारा FSH रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारा रहता है वो लिवर में जाके स्टिमुलेट करता है। देन हमारा लिवर होता है वो इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोड्यूस करता है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद कर लीजिए कि लिवर के थ्रू जो हमारे मसल्स एंड बोन का डेवलपमेंट है वो होता है एक हार्मोन के थ्रू, जो लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन यहीं पे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म होता है। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन्स के बारे में। पहला ग्रोथ हार्मोन, इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, एंड इट प्रमोट्स रिजर्वेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर एलोंगेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन, है ना। कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रिजर्व करके रखता है बोन की लंबाई एंड उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए।
ठीक है। देन डिसऑर्डर्स देखते हैं, हाइपर सेक्रीशन। अब जैसे जो हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स में ये एंड के पहले ये एपिफाइसल प्लेट्स होती हैं। तो जैसे जैसे हमारी बोन ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे हमारी एपिफाइसल प्लेट्स भी ऐसे बढ़ती आएंगी एंड देन एक पॉइंट पे आके हमारी एपिफाइसल प्लेट्स ऐसी कन्वर्ज हो जाएंगी एंड वो मतलब फ्यूज हो जाएंगी। तो जब हमारी एपिफाइसल प्लेट्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, उस टाइम पे हमारी फिर बोन की ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, फिर बोन की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। बट जो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन अगर होने लगा है, तो वो ग्रोथ हार्मोन इन एपिफाइसल प्लेट्स को क्लोज होने से रोकेगा, उनको क्लोज होने नहीं देगा, जिसके कारण अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो रहा है तो हमें जाइगेंटिज्म देखने को मिलेगा, है ना। और अगर एडल्टहुड की बात करें तो एडल्टहुड के तक पहुंचते पहुंचते तक हमारी एपिफाइसल प्लेट्स पहले फ्यूज हो जाएंगी, है ना। फिर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन देखने मिला अगर बाद में, तो फिर क्या होता है, ये प्लेट्स तो फ्यूज हो चुकी हैं तो बोन तो बढ़ेगी नहीं, इसलिए फिर क्या होता है, हमारी बोन ऐसी आड़ी टेढ़ी बढ़ने लगती हैं। ठीक है। मतलब ऐसे सीधी बोन की जगह ऐसी ऐसे में बढ़ने लगेंगी बोन्स। ठीक है। उससे हम एक्रोमेगैली कहेंगे या फिर गोरिल्ला मैन डिजीज कहेंगे, है ना। जैसे खली का जो फेस है वो गोरिल्ला मैन टाइप है, बट वो जाइंट टाइप का भी, उसे जाइगेंटिज्म भी है, उसे मतलब दोनों डिजीज है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं जल्दी से। प्रोलैक्टिन, इट स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस, है ना। पी से पी याद रखना। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस मिल्क इन द लेट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। देन एसीटीएच का फुल फॉर्म एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो माने एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिको माने कॉर्टेक्स, ट्रॉफिक मतलब स्टिमुलेटिंग, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है। एक कॉर्टेक्स होता है एड्रीनल का और एक एड्रीनल मेडुला होता है, वो अपन एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो अभी याद रखिए कि एसीटीएच एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और उसके नाम ही में दिख रहा है एसीटीएच, मतलब एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिको माने कॉर्टेक्स। ठीक है। एंड इट आल्सो रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है। देन LH इंड्यूस ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवम का रिलीज करवाता है LH। ठीक है। एंड इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। एंड इन मेल्स इट स्टिमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये आप क्लास 12 में ज्यादा डिटेल अच्छे में पढ़ लेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अभी मैंने ऐसे जल्दी में बता दिया है। देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है। थायराइड फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है एंड इट प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ आयोडीन बाय ग्लैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, है ना। हमारा जो थायरोक्सिन है उसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन लगता है, इसलिए टीवी एड्स में कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाए, है ना। आयोडीन युक्त बोलते, आयोडीन मुक्त नहीं। ठीक है ना। आयोडीन युक्त है ना। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके कारण गोइटर वगैरह या बहुत सी डिजीज हो सकती है आपको। देन FSH, दिस हार्मोन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल। मतलब ये मेल एंड फीमेल दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन करवाता है। मेल में जो गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एंड फीमेल में oogenesis कहेंगे उसे। एंड इन फीमेल्स इट आल्सो स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। FSH फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनवाता है, एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है। तो इसी के साथ अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा खत्म होता है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता क्या है जनरली, हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। वैसे उनके नाम तो होते हैं सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, बट उनके नाम हमें याद नहीं रखने हैं। हमें ऐसे देखना है कि हमारे कुछ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। ऐसा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स करके पढ़ा रहा हूँ। तो वो न्यूरॉन्स हमारे दो हार्मोन बनाएंगे, एक एडीएच एंड एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देन ये जो दो हार्मोन्स है ये हमारा पूरा न्यूरॉन है। ये हमारा न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक गया हुआ है। ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है इतना लंबा। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन्स है ये इस एक्सॉन की मदद से यहाँ ट्रैवल करते हुए हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन ये यहाँ से डिफ्यूज होके इन सेल्स में चले आते हैं हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जिन्हें हम पिट्यूटरी साइड सेल भी कह सकते हैं, है ना। आप पी से पोस्टीरियर याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी साइड्स हमारे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन के स्टोर एंड रिलीज में हेल्प करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, कहां पे बने हैं, तो वो हाइपोथैलेमस में बने हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस बनते हैं, देन वो यहां से ट्रांसपोर्ट होके एक्सॉन्स की मदद से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, है ना। देन यहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं, बनते तो वो हाइपोथैलेमस में ही है। ठीक है, बट देन अगर क्वेश्चन आ गया कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज्ड बाय, है ना, अगर ये पूछ रहा है कि रिलीज कहां से हो रहा है, देन आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक चीज और लिख लेना नोट करके कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कोई हार्मोन बना ही नहीं रहा है ना। उसका काम है सिर्फ हार्मोन को स्टोर करना और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीज कर देना, है ना। हार्मोन बन के तो यार हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देन हम ऑक्सीटोसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मतलब बेबी जब बर्थ लेने वाला रहता है उस टाइम ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देयर आफ्टर टिल लैक्टेशन, है ना, जो लैक्टेटिंग पीरियड रहता है फीमेल का वो, बिकॉज इट परफॉर्म्स टू फंक्शन, है ना। फर्स्ट इट कॉजेस contraction of mammary glands, second it causes strong contraction of uterine smooth muscles, है ना। वैसा क्यों लिखा है ये देखते हैं, है ना। contraction of mammary glands help in release of milk, therefore the hormone is truly called milk letdown factor और milk ejecting hormone, है ना। ऑक्सीटोसिन जो हमारा है वो मिल्क के रिलीज में हेल्प कराता है ना। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज में हेल्प करा रहा है ना। तो मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प कराएगा, मैंने पहले बताया था प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन यूज होता है ना। पी से पी याद कराया था मैंने, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोड्यूस। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूस हमारा प्रोलैक्टिन कराता है, बट मिल्क रिलीज हमारा ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो हमारे जो फीमेल के ब्रेस्ट में कुछ मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, है ना। आप लोग को टिश्यू सिस्टम नहीं है, वरना पहले तो हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू था तो हम लोग ने वो सब चीजें भी पढ़ी हुई थी, बट आप लोग को नहीं है। बट फिर भी ऐसे सुन लो तो फीमेल के ब्रेस्ट में कुछ मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो वो उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण देन मिल्क इजेक्ट रिलीज होता है। ठीक है ना। देन दूसरा पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, है ना। यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, विच हेल्प्स टू एक्सपेल, है ना, एक्सपेल द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना। मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान वो जो यूट्रस की जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे बेबी बाहर आ जाए। ठीक है, देयरफॉर दिस हार्मोन इज ट्रूली कॉल्ड fetal ejection factor
और बर्थ हार्मोन, है ना, मतलब फीटस की डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन हेल्प करवाता है। उस टाइम ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी में, एंड लैक्टेशन के टाइम भी ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देन ये बात तो हो गई, ये फीमेल की बात हो गई, है ना। बट यार फिर क्वेश्चन आता है कि यार पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो यार मेल्स में भी होगा, तो बट मेल्स के पास तो ना ब्रेस्ट होते हैं ना यूट्रस होता है, तो फिर ऑक्सीटोसिन मेल्स में प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा, है ना। होता है मेल्स में प्रोड्यूस, है ना। ऑक्सीटोसिन का एक वर्क और होता है, ऑक्सीटोसिन को हम कडल हार्मोन भी कह सकते हैं, या तो एक तरीके से बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उसे हम लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। अगर सपोज दो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को अगर मान लो टच कर रहे हैं, या तो हक कर रहे हैं, या तो कडल कर रहे हैं, तो फिर जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो एकदम से बढ़ता है ना। देन वो एकदम से बढ़ेगा, देन वो हमारे सीएनएस में जाके हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग पैदा होती है ना। इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को एक बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, है ना, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स के में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। ठीक है ना, वो बॉन्डिंग आपकी किसी से भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स से, आपके लवर से, या जो भी हो। ठीक है ना, इसलिए हाँ, बट एक चीज और होती है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कुछ ज्यादा ही होता है ना, इन कंपैरिजन टू मेल्स, है ना। मेल्स में ऑक्सीटोसिन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मेल जो है वो थोड़ा इजीली ड्रिफ्ट अवे हो जाता है ना। इसलिए फिर यार फीमेल जो वुमेन है वो समझ नहीं पाती कि यार हमारा बंदा लॉयल क्यों नहीं था यार, है ना, क्योंकि क्या करे यार, बनी वैसा है ना, है ना। कुछ कुछ केसेस में होता है, हर केसेस में नहीं होता है। ठीक है ना, जनरली फीमेल में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। ठीक है ना, अब जैसे ये हो गया, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक गर्ल और एक बॉय हैं, ठीक है, उनके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, शुरू शुरू के गुड ट्रू लव वाले डेज हैं, ठीक है। फोटो देख के शर्मा रहे हैं, है ना। अगर मान लो मम्मी ने यार बोला उसको, लड़के को कि यार धनिया लेके आओ, है ना, तो मान लो यार धनिया लेने जाना है वहां, है ना, लेकिन यार मन में तो एक वो उत्तेजना तो रहती है यार कि नहीं यार एक बार वहां जाके देख लेते, उनके दीदार हो जाएंगे तो यार दिन अच्छा चले आएगा यार हमारा, है ना। तो यार वहां भटक रहे हैं, है ना, गाड़ी लेके इधर उधर घूम के आए हैं, है ना, हाँ देख गए तो खुश हो गए, नहीं देखे तो ठीक ही है फिर। तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग के रिलेशनशिप के जो डेज होते हैं उनमें जो तीन हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, उस टाइम में ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। उस टाइम में तीन हार्मोन होंगे, उनका नाम आपको याद नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूं ऐसे जनरली सुन लो, है ना। एक सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, इन तीन हार्मोन के कारण ही एक वो ट्रू लव वाला वो बहुत ज्यादा वो रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो तो एक बॉन्डिंग हार्मोन टाइप का रहता है, बॉन्डिंग के लिए रहता है। ठीक है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, है ना, देन मान लो यार शादी हो गई, है ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना, तो क्या होता है, जनरली जो हमारे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन है वो ऐसा नहीं होता यार कि वो हमेशा ही बढ़े रहें, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना पूरा जो डे टू डे डेली लाइफ का जो वर्क है, अपनी जो पढ़ाई वगैरह है उसको छोड़ के सिर्फ अपने रिलेशनशिप में फोकस करने लगते हैं, है ना। और अगर यार आप ऐसा करोगे तो आप तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो ये तीन हॉर्मोन्स है इनका बढ़ने का ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कपल। ठीक है, देन उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, देन उसके बाद जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, बॉन्डिंग हार्मोन, वो वर्किंग में आता है।
ठीक है, देन वो एक बॉन्डिंग बना के रखा रहता है ना। वो सेरोटोनिन डोपामाइन वो तो यार कम हो गए है ना, लेकिन फिर यार फिर विमेन सोच में पड़ जाती है कि यार वो गुड ओल्ड ट्रू लव वाले डेज कहाँ गए यार, है ना। पहले तो यार मुझे फ्लावर्स मिलते थे, है ना, गिफ्ट्स मिलते थे, अब नहीं मिल रहा है यार, है ना। अब तो यार धनिया मिर्ची ये सब मिल रहा है ना। तो इस इन हॉर्मोन्स के कारण होता है। बट जनरली कुछ कुछ जो 10% कपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो सेरोटोनिन डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन है वो कुछ कुछ समय में फिर से बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो वो बार बार उनके बीच में वो ट्रू लव वाले डेज आते रहते हैं। ठीक है ना। तो एक ये चीज क्लियर हो गई कि ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन की तरह काम करता है, और जो ट्रू गुड लव डेज वाले होते हैं वो हमारे सेरोटोनिन डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद हम एडीएस देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एडीएस के बारे में। तो दिस हार्मोन कॉजेस constriction of blood vessels and it raises the blood pressure, है ना। तो पहले क्या देखना है अपन को, it causes constriction of blood vessels, है ना। तो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि कोई एक यार यहाँ नाली टाइप की बनी हुई है, ठीक है, इससे बहुत मतलब हल्का 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 थोड़ा 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 पानी बह रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा पत्थर लगा दूं, है ना, या तो छोटे 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 पत्थर लगा के इसको ब्लॉक कर दूं, तो क्या होगा, धीरे 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 पानी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा, है ना। एक समय आएगा जब ये यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब बहुत सारा पानी भर जाएगा यहाँ पे तो अपने आप बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा इस जगह पे। तो उस प्रेशर के कारण क्या होगा, उस प्रेशर के कारण वो इतनी जोर का प्रेशर लगाएगा कि पूरे पत्थर निकल जाएंगे, एंड देन जो पानी का फ्लो है वो वापस से चालू हो जाएगा, है ना। तो वही चीज एडीएस भी कराता है हमारी बॉडी में। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, जिसके कारण हमारा जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो रेज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पहली चीज हो गई। अब दूसरा देखते हैं, दिस हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, absorption of water from glomerular filtrate in DCT region। जो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं वो आपको अच्छे से थोड़ी ध्यान देनी है। DCT region of nephron thus reduce the amount of water in urine and thereby helps in concentrate the urine. This act of hormone prevent diuresis, therefore truly called ADH। ADH means anti-diuretic hormone। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब था वो देखते हैं। अब जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ने बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट बनाए, है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ नहीं आता, है ना। तो मान लो अपन अपनी बॉडी में वेस्ट है बहुत से, है ना। अब यार उनको क्लीन तो करना पड़ेगा, है ना, वरना ऐसे तो अपनी बॉडी में वो वेस्ट जमा होता जाएगा। तो क्या करेंगे, अपने ब्लड में वो वेस्ट जमा है, ठीक है, देन अपना ब्लड वो वेस्ट लेके आएगा अपनी किडनी के पास, है ना। किडनी में एंटर करेगा। किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बस एक डायग्राम बना दिया है। किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, देन उन नेफ्रॉन्स में 4 प्रोसेस होती हैं, है ना। वैसे तो 3 होती हैं, चौथा मतलब यूरिनरी एक्सक्रीशन मैंने ऐसे लिख दिया है। तो क्या होगा,
हमारा जो ब्लड होगा वो यहाँ ग्लोमेरुलस के पास आएगा, हमारे नेफ्रॉन के, एंड देन वो ग्लोमेरुलस से थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ अंदर नेफ्रॉन में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो यूरिन में नहीं आते हैं, वो सिर्फ तभी आएंगे अगर आपको कोई डिजीज होगी। अगर आपके नेफ्रॉन्स खराब हो गए हैं तो फिर प्रोटीन पास करने लगता है, एंड देन यूरिन टेस्ट आप करा के देखेंगे अगर, तो आपकी यूरिन में प्रोटीन होगा। ठीक है ना, तो नॉर्मली प्रोटीन नहीं आते हैं, है ना। तो प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारी जो ब्लड की चीजें हैं, कंपोनेंट्स है, वो इसमें आ गए, है ना, यहाँ पे आ गए। देन क्या हुआ, देन ये तो फर्स्ट प्रोसेस होगी। देन सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो यार अपनी जो बॉडी के काम के लिए जो चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो तो सब इसमें आ गई हैं। तो वो तो लेकिन यार हमारी बॉडी के काम के है ना, उन्हें हमें बाहर नहीं करना है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो यूजफुल चीजें होती 99% वो वापस हमारे ब्लड में आ जाती हैं थ्रू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन थर्ड प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रीशन। देन कुछ हार्मफुल चीजें भी रहती हैं, वो वापस से यहाँ आ जाती हैं। देन उन चीजों से बनके देन यूरिन बन जाती है, देन एक्सक्रीशन हो जाता है ना। तो मेन अपन को ध्यान क्या देना है, अभी मुझे एडीएच के बारे में बताना है। तो उस वहां क्या लिखा है, दिस हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। तो यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये जो चीज यहाँ ये पहले बना, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ। ठीक है, देन वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन डीसीटी रीजन ऑफ नेफ्रॉन। देन नेफ्रॉन के तीन पार्ट्स, मतलब कितने, 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, एक टीसीटी हो गया, एक लूप ऑफ एनले हो गया, एक डीसीटी हो गया। ठीक है, देन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। तो जो हमारा डीसीटी रीजन है, डीसीटी रीजन है, वहां पे मान लो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट प्रेजेंट हो, है ना। ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस हार्मोन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा उससे वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है हमारा एडीएच। तो ये जो डीसीटी रीजन है, यहां से वाटर हमारे वापस हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ नेफ्रॉन, दस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, है ना। पहले तो यार बहुत सारा अमाउंट था, क्योंकि वाटर का लेवल बहुत ज्यादा था हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर। बट इस हार्मोन्स के आते, इस हार्मोन के एक्शन के कारण डीसीटी रीजन से हमने जो वाटर है वो हमने वापस अपनी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करा लिया है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो नेफ्रॉन है उसके अंदर तो यार यूरिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, है ना। यूरिन का अगर अमाउंट कम हो गया तो देयर बाय हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो हम दिन भर से पानी नहीं पिया है, तो फिर अपन टॉयलेट जाते हैं तो बहुत ज्यादा येलोइश यूरिन होती है अपन को, है ना। उससे हम कंसेंट्रेटेड यूरिन कहते हैं और बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकलती है ना। तो वो होती है हमारी कंसेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो कंसेंट्रेट द यूरिन, दिस एक्ट ऑफ हार्मोन प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब हो, ये याद रखना कि एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में यूरिन ना बनना देना। डायूरेसिस मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में यूरिन बनना। ठीक है, एडीएच उस एक्सेस अमाउंट में यूरिन बनने को रोकता है। ठीक है ना, देयरफॉर ट्रूली कॉल्ड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हो गया। एंड एक चीज और याद रखने की, एडीएच इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वही ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है ब्लड वेसल्स को, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में।
और जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने जनरली ऐसे बता दिया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से फिल्ट्रेट होके जीएफआर बनता है, देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है तो कुछ हार्मफुल चीजें जो वापस आ जाती है वो वापस से यहाँ नेफ्रॉन के अंदर जाएंगे, देन यूरिन बन के एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो वही चीज यहाँ पे डीसीटी में होती है, लेकिन डीसीटी में ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अलग चीज होती है, ये जो एडीएच ने जो एब्जॉर्प्शन कराया है ये अलग चीज है। ये एडीएच के एक्शन में आने के कारण यहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद अपन थोड़ा डायबिटीज के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम एडीएच के एक डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं, हाइपोसेक्रीशन ऑफ एडीएच। हाइपोसेक्रीशन मतलब एडीएच की कमी, एडीएच का कम सेक्रेशन होना। अगर एडीएच का कम सेक्रेशन होने लगा तो बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? इन सच अ कंडीशन वाटर एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड, है ना। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन से ब्लड में हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा? एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन इज इंक्रीज्ड, है ना। नेफ्रॉन से वाटर अगर ब्लड में एब्जॉर्ब होना कम हो जाएगा तो जो नेफ्रॉन के अंदर है जो यूरिन बन रही है उसमें मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, है ना। तो उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा जिसके कारण यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा वो हमारी यूरिन के थ्रू ही निकल जाएगा। पता चला अपन ने 1 लीटर पानी पिया तो पता चला 800-900 ml यूरिन से ही निकल गया है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड मोर यूरिन बिकम्स डाइल्यूट एंड मोर इन वॉल्यूम यूरिन मतलब डायलिसिस। ठीक है, सच अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर विथ सिम्टम ऑफ एक्सेस यूरिन को हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। पॉली मतलब मेनी, यूरिया मतलब यूरिन। URIA वाला है, UREA वाला यूरिया नहीं लिख रहा हूं, URIA। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेस यूरिन विदाउट ग्लूकोज, है ना। बहुत ज्यादा यूरिन हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन हो रही है लेकिन उसमें कोई ग्लूकोज वगैरह नहीं पाया जा रहा है यूरिन में, तो उस डिसऑर्डर को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे। ठीक है, और एक टाइप की डायबिटीज और होती है हमारी डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें हमारे यूरिन में ग्लूकोज होता है। यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, और अगर यूरिन में ग्लूकोज नहीं है तो वो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म होता है।